Welcome to Isaac School YouTube channel. Good morning class 6. Today we will take up social studies history first chapter. The name of the chapter is when, where and how. But before proceeding, we will have a look at what all things we have to study in social studies in this class. So the book name is Culture and Society. हम लोग आज हिस्ट्री के चैप्टर 1 सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री का चैप्टर 1 व्हाट व्हेन वेयर एंड हाउ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक ब्रीफली एक देखेंगे कि सोशल स्टडीज़ में क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है इस पूरे साल में। ठीक है, हमारे बुक का नाम है कल्चर एंड सोसाइटी। उसमें चैप्टर नंबर 1 से 12 तक एक यूनिट है जो कि हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। चैप्टर नंबर 13 से 21 एक यूनिट है जो कि सिविक्स के अंतर्गत आता है, और चैप्टर नंबर 22 से 29 एक यूनिट है जो कि ज्योग्राफी के अंतर्गत। हिस्ट्री की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन की तरह है कि हिस्ट्री जो हम लोग इस साल पढ़ने वाले हैं वो क्या चीज़ है। सेकेंड चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है अर्लीस्ट सोसाइटीज़। ये चैप्टर बेसिकली अर्ली मैन यानी सबसे पहले के इंसान के बारे में बातें करती है। थर्ड चैप्टर है हमारा द फर्स्ट सिटीज़। इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि जब अर्ली मैन धीरे धीरे सेटल लाइफ जीने लगा और उसके बाद उसने कौन सी सबसे पहली सभ्यता डेवलप की, और ये सभ्यता बेसिकली एक शहरीय सभ्यता थी, सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन थी। और इंडिया ऐसे एक साथ 3 जगहों पे ऐसे ऐसे सिविलाइजेशन डेवलप किए थे, एक मेसोपोटामिया में जो कि आज का इराक है, एक इजिप्ट में और एक इंडिया में। तो इंडिया में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुआ उसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ जो चैप्टर आएगा उसका नाम है डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में बेसिकली अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि एक शहरीय सभ्यता थी, उसके बाद अचानक से वो वापस से हम लोग एक ग्रामीण सभ्यता में कैसे आ गए, कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ, क्या क्या उसके प्रोबेबल कारण हो सकते हैं खत्म होने के, और उसके बाद आर्यन लोग जो कि मध्य पूर्व से आके इंडिया बस गए और उन्होंने अपना एक ग्रामीण सभ्यता डेवलप किया जिसका नाम वैदिक कल्चर था। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर है अर्ली स्टेट्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे वैदिक लोग, आर्यन लोग, उन्होंने अपने आप को संगठित किया छोटे छोटे जनपदों में। फिर कुछ जनपद बड़े होते होते महाजनपद बन गए, और उसी में से एक जनपद मगध जो है वो धीरे धीरे बाकी सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो इसी के बारे में 5th चैप्टर्स में पढ़ेंगे। 6th चैप्टर जो है वो नए आइडियाज़ के बारे में है। बेसिकली हिंदुज़म में क्या क्या नए डेवलपमेंट हो रहे थे और कौन कौन से 2 नए धर्म बुद्धिज़्म और जैनिज़्म डेवलप हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। 6th चैप्टर है फर्स्ट एम्पायर, जो पहली बार एक बड़ा और लगभग पूरे भारत में विस्तृत एक जो एम्पायर डेवलप हुआ, एक साम्राज्य डेवलप हुआ जिसका नाम मौर्यन एम्पायर था। उसके बारे में पढ़ेंगे। इस मौर्यन एम्पायर को स्थापित करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनका नाम चंद्रगुप्त था चूँकि उनके पूर्वज मोर पालते थे और मोर को संस्कृत में मौर्य बोलते, इसीलिए उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। और इस वंश का जब तक शासनकाल रहा तो उसको मौर्यन एम्पायर बोला जाएगा। काफ़ी विस्तृत एम्पायर था, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि ये पहला इस तरह का एम्पायर डेवलप किया गया भारत के अंदर। 8वां चैप्टर है लाइफ इन टाउन्स एंड विलेजेस की। ये अब तक तो हमने राजा महाराजा और आइडियाज़ और इन सब चीज़ों के बारे में बात की, लेकिन एक आम आदमी का जनजीवन कैसा था इसके बारे में हम लोग लाइफ इन टाउन्स एंड विलेजेस में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 9वां चैप्टर है कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड। इसमें हम लोग थोड़े दक्षिण भारत की सैर करेंगे और जानेंगे कि संगम पीरियड में दक्षिण भारत में क्या सब चीज़ें हो रही थी। 10th चैप्टर है एज ऑफ गुप्ताज, जो कि भारत के प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त राजाओं के समय में भारत ने काफ़ी उन्नति की थी, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 11th चैप्टर है कि जब गुप्त वंश का धीरे धीरे विघटन हुआ तो उसके बाद फिर भारत फिर छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। उसी में से एक हर्ष ने बाद में चल के एक बड़ा एम्पायर स्थापित किया पूरे उत्तर भारत में,
लेकिन ये वंश नहीं इसलिए क्योंकि हर्ष के बाद उसके जो वंशज थे वो उन्होंने कोई एक सॉलिड एम्पायर नहीं डेवलप कर पाए और ये पूरा हर्ष का साम्राज्य बिखर गया उसके जाने के बाद, इसीलिए कोई वंश ये का साम्राज्य नहीं हुआ, वो सिर्फ एक हर्ष का साम्राज्य था। जबकि उसी समय चालुक्य वंश और पल्लव वंश का शासन साउथ इंडिया में हुआ करता था। तो ये 11 चैप्टर्स हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे और 12 चैप्टर है कल्चर और साइंस के बारे में। ये पूरा का पूरा जो इंडिया के हिस्ट्री का वो हिस्सा है जिसे प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं, एंशियंट हिस्ट्री है, यानी सबसे शुरुआती हिस्ट्री है। और उसके बाद जब हम लोग अगले क्लास में 7 में जाएंगे तो फिर मध्य भारत के बारे में पढ़ेंगे कि मध्यकालीन भारत कैसा हुआ करता था। अब हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है, व्हेन, वेयर एंड हाउ के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला है कि हिस्ट्री का डेफिनेशन जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है। फिर हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री में कौन कौन से टाइम फ्रेम्स यूज़ किए जाते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि प्री हिस्ट्री या स्टोन एज किसको कहते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि मेटल एज किसको कहा जाता है। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि लैंग्वेजेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है, जो प्री हिस्ट्री से अलग है। प्री हिस्ट्री मतलब इतिहास का वो हिस्सा जिसमें कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं था, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को और इतिहासकारों को पता लगाने के लिए खुदाई वगैरह का सहारा लेना पड़ा, वो प्री हिस्ट्री। और हिस्ट्री वो हिस्सा है जिसमें हमें लिखित रिकॉर्ड्स मिलते हैं हर चीज़ का। वो हो सकता है कि आज के किताबों की तरह ना हो लिखित रिकॉर्ड, कई अलग तरह से होते थे, लेकिन कुछ लिखित रिकॉर्ड था। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे कि पीरियड्स ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ज्योग्राफी कैसे किसी भी जगह की हिस्ट्री को अफेक्ट करता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री के बारे में पता लगाने के लिए इतिहासकारों के पास क्या क्या सोर्सेज होते हैं। और फिर फाइनली हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में भारतीय लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट अकर्ड इन द पास्ट। बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है कि हिस्ट्री कहते हैं बीते समय में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को की जो पढ़ाई है उसको हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ये घटनाएं सिर्फ वो घटनाएं नहीं हैं जैसे जिसके बारे में सिर्फ अमीरों या राजा महाराजाओं का जीवन नहीं है हिस्ट्री, इसमें सब कुछ है। आम जनजीवन कैसा होता था, लोगों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, चाल ढाल, बोली, कल्चर, संस्कृति, पर्व त्यौहार, आर्किटेक्चर, रिलीजियन, आर्ट, फिलोसफी, ये सब कैसा होता था, सब के बारे में हम लोग जानते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री सिर्फ राजा महाराजाओं के जीवन के बारे में पढ़ना ही नहीं है। तो ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री वर्ड आया है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से, जिसका मतलब होता है लर्निंग और नोइंग बाय इंक्वायरी, यानी कि इंक्वायरी करके, तफ्तीश करके किसी चीज़ के बारे में जानने को हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है? हिस्ट्री पढ़ना कई वजहों से ज़रूरी है। ये हमारे आउटलुक को ब्रॉड करता है। जैसे अभी हम लोग जिस जीवन वर्तमान समय में रह रहे हैं, तो वर्तमान समय में होने वाली घटनाओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमारा जो पूरा एक नज़रिया है इन्हीं घटनाओं से शेप हो रहा है, हमारे आसपास की घटनाओं से। लेकिन जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और पुराने ज़माने में हुई घटनाओं के बारे में, पुरानी संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें एक देखने का नया पर्सपेक्टिव, नया नज़रिया मिलता है कि ऐसा भी हो सकता है। और ये क्या है, हमारे नज़रिए के हमारे आउटलुक को ब्रॉडन करता है। तो यही है पहला वजह हिस्ट्री पढ़ने का। दूसरी वजह क्या है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और पुराने समय में घटी घटनाओं को जानते हैं, समझते हैं, तो फिर हम ये भी समझ पाते हैं कि हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड अभी जैसा है वो ऐसा क्यों है, कौन सी पिछली घटनाएं जिसने हमारे प्रेजेंट वर्ल्ड को अफेक्ट किया। तो हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट को समझने में भी मदद करता है। और इसके अलावा हम लोग हिस्ट्री से बहुत सारे लेसन्स भी सीख सकते हैं, इतिहास से सीख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग इतिहास से सीख सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा, युद्ध कितना खतरनाक होता है। हम लोग ये सीख सकते हैं कि कैसे इतिहास में पिछले ज़मानों में एक छोटी सी आर्मी ने बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़ी आर्मियों को, बड़े बड़े सेनाओं को परास्त कर दिया जब वो यूनाइटेड एक साथ हो गए। तो ये सब लेसन्स हैं जो पास्ट के लेसन्स हैं जो हम अभी भी सीख सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री में बहुत सारे महान लोग गुजर चुके हैं इतिहास में, पुराने ज़मानों में उनकी जीवनी पढ़ के भी हम लोग
कई बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं। और प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेजेंट को सीखने के लिए हिस्ट्री जानना जरूरी है। वर्तमान को आप सीख ही नहीं सकते अगर आपको भूत का ज्ञान ना हो। उदाहरण के तौर पे अगर दो बच्चों में झगड़ा हो रहा है, तो जब तक आप कल उन लोगों के बीच में क्या हुआ था इसकी वजह से आज झगड़ा हो रहा है नहीं जानेंगे, तब तक आप बात को ठीक तरह से नहीं समझ सकते। ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल था। तो उसी तरह से आपके प्रेजेंट को समझने के लिए हिस्ट्री को जानना कुछ हद तक बहुत। टाइम फ्रेम इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन कौन से टाइम फ्रेम्स हैं? सबसे पहले तो हिस्ट्री को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, बीसी और एडी। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब है अन्नो डोमिनी। अन्नो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ उस साल को हम लोग 1 एडी मान लेते हैं, यानी ईसा का जन्म का पहला साल, यानी ईयर ऑफ द लॉर्ड। और उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया उसको उसी तरह से बोलते हैं। जैसे ईसा 10 एडी मतलब ईसा के जन्म के 10 साल बाद, 20 एडी मतलब ईसा के जन्म के 20 साल बाद। अभी जैसे 2020 चल रहा है, यानी ईसा मसीह का जन्म हुए 2020 साल हो गया है, तो ये एडी है। और उससे पहले वाले सारे हिस्से को बीसी माना जाता है, यानी जिस साल ईसा पैदा हुए थे उससे 1 साल पहले को 1 बीसी बोला गया। जिस साल ईसा पैदा हुए थे उससे 100 साल पहले को 100 बीसी बोला गया। तो एक तो एडी और बीसी में टाइम फ्रेम को डिवाइड करते हैं हिस्ट्री के। और इसी एडी और बीसी को कभी कभी हम लोग रेफर करते हैं बीसीई और सीई में। एडी को सीई बोल देते हैं, कॉमन एरा, और बीसी को बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। तो दोनों बेसिकली एक ही चीज़ है, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज अलग है। आजकल बीसीई और सीई ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और बीसी और एडी पहले बहुत प्रयोग होता था, अब उसका थोड़ा सा प्रयोग कम हुआ है, चीज़ एक ही है। तीसरा एक और वर्ड जो जानने के लिए है वो है सरका वर्ड। इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, यानी लगभग। यानी अगर कि इतिहास में आपको कहीं पे भी कोई डेट दिया हुआ हो, जैसे 1000 एडी सरका, यानी इसका मतलब है कि वो घटना 1000 एडी में हुआ था लगभग। लगभग यानी कि कमोबेश, यानी कि हो सकता है 1000 ना हो, 1001 एडी हो, या हो सकता है कि 999 एडी में भी हुआ होगा। तो ये एक अप्रोक्सीमेट डेट है। एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम जहाँ पे रहता है तो वहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेट डेट लिख देते हैं कि इसी आसपास में हुआ होगा। जैसे आम बोलचाल का भाषा में भी हम लोग बात करते हैं कि अरे तुम कल रांची कितना बजे जाएगा, तो लगभग 10 बजे तक निकलेंगे। तो जब हम लोग बोलते हैं 10 बजे तक निकलेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि 10 बजे ही निकलेंगे, हो सकता है 5 मिनट आगे भी हो जाए, 5 मिनट पीछे भी हो जाए। तो वही सरका का मीनिंग होता है। हिस्ट्री को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक प्री हिस्ट्री और एक हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इतिहास का वो हिस्सा है, हमारे बीते हुए ज़माने का वो हिस्सा है जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी हम लोगों को नहीं है। इस हिस्से के बारे में जानकारी हम लोगों को बेसिकली खुदाई करके, जो केव्स से या फिर खुदाई करने के बाद पुराने बिल्डिंग्स वगैरह से जो कुछ भी चीज़ें निकली, उनका डिटेल स्टडी करने के बाद जो कुछ पता लग पाया उसको उसी के आधार पे इसके बारे में जानते हैं। तो इस हिस्से को प्री हिस्ट्री बोला जाता है। और हिस्ट्री तब से शुरुआत हुआ जब से लिखित इतिहास शुरुआत हुआ, जहाँ से हम लोगों को रिटर्न मिलना शुरू हो गया किसी भी फॉर्म में, उसको हिस्ट्री बोला जाता है। प्री हिस्ट्री को स्टोन एज भी बोला जाता है, इसमें कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता है। स्टोन एज इसलिए बोला जाता है कि एक हिस्सा, प्री हिस्ट्री लगभग वही हिस्सा है जब मनुष्य ने मेटल का खोज या धातु का खोज नहीं किया था, और मनुष्य के हथियार और औजार, रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत की चीज़ें भी कमोबेश ज़्यादातर पत्थरों से ही बना करती थी। तो ये प्री हिस्ट्री है। और हिस्ट्री में पीरियड ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री आता है, यानी वो हिस्सा जिसके बारे में हम लोगों के पास कुछ लिखित में है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री को भी कई तरह से बांट सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं कि मेटल एज के हिसाब से बांट सकते हैं कि लगभग जब से हमारा धातु का शुरुआत हुआ या खोज हुई, लगभग उसी समय से रिकॉर्डेड हिस्ट्री का भी हम लोगों को वर्णन मिलता है। तो मेटल एज के हिसाब से बांटे तो सबसे पहले आया चैल्कोलिथिक पीरियड। ये वो हिस्सा है जब पत्थर और कॉपर दोनों के टूल्स समान रूप से एक साथ चलन में थे। फिर धीरे धीरे पत्थर के टूल्स का यूज़ बंद हो गया और कॉपर ने उसकी जगह ले ली। काफ़ी छोटा सा पीरियड था। और उसके तुरंत बाद इंसान ने एलॉय बनाना सीख लिया, यानी दो धातु को मिला के
एक नया धातु बनाना सीख गया, इसको एलॉय बोलते हैं। और पहला एलॉय जो इंसान ने बनाया वो ब्रोंज था। तो उसके बाद ब्रोंज एज आता है, चैल्कोलिथिक के बाद ब्रोंज एज के बाद आयरन एज आता है। आयरन एज वो एज हुआ जब आयरन की खोज हो गई और आयरन के धातुओं का प्रयोग शुरू हो गया। और दूसरे इसको फिर हिस्ट्री को एंशियंट, मिडिवियल और मॉडर्न के टर्म्स में भी बांट सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जिसके बारे में रिटन रिकॉर्ड एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी कम है। तो एंशियंट हिस्ट्री के अंदर ही आ जाएगा आपका स्टोन एज। इसके अलावा जो हमारा ब्रोंज एज है वो भी एंशियंट हिस्ट्री के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। और एंशियंट इंडिया के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। और आयरन एज भी एंशियंट हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। तो एंशियंट हिस्ट्री लंबा पीरियड है, स्टोन एज और प्लस मेटल एज का एक बड़ा सा हिस्सा, ठीक है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में बोले तो आदि मानव की शुरुआत से लेके जिस समय तक मुगलों का या मुसलमानों का आगमन भारत में नहीं हुआ था, तो वो पूरे हिस्से को एंशियंट एज कहते हैं। यानी कि जो इससे पहले वाले स्लाइड में हमने देखा कि हर्ष के काल तक को कमोबेश एंशियंट हिस्ट्री में माना जाता है। उसके तुरंत बाद मुसलमान जो है, इस्लाम धर्म का उदय हुआ और मुसलमान भारत आए, वहाँ से मध्ययुगीन युग का शुरुआत होता है और वो अंग्रेजों के आने तक रहता है। और अंग्रेजों के आने के बाद से लेकर अब तक को मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। प्री हिस्ट्री या स्टोन एज के बारे में अब जानते हैं। प्री हिस्ट्री को बेसिकली 3 हिस्सों में बांटा जाता है, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, मीजो का मतलब होता है मिडिल, नियो का मतलब होता है न्यू। और लिथोस, लिथिक वर्ड लिथोस से आया, लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो पैलियो ओल्ड और लिथोस स्टोन, यानी ओल्ड स्टोन एज, यानी स्टोन एज का सबसे पहला या सबसे पुराना हिस्सा पैलियोलिथिक हुआ। स्टोन एज का बीच वाला हिस्सा मीजोलिथिक हुआ और स्टोन एज का सबसे लेटेस्ट हिस्सा जो है वो नियोलिथिक एज हो गया। तो अकॉर्डिंगली ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज को पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक बोलते हैं रेस्पेक्टिवली। पैलियोलिथिक एज जो है वो इंसान के शुरुआत से लेके 10,000 बीसी तक के का जो पीरियड होता है उसको पैलियोलिथिक माना जाता है। सबसे लंबा इतिहास का सबसे लंबा हिस्सा यही है मानव इतिहास का। मीजोलिथिक उसके बाद 10,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी तक है, यानी लगभग ईसा के जन्म से 10,000 साल पहले से लेकर ईसा के जन्म से 8,000 साल पहले तक, लगभग 2,000 साल का ये मीजोलिथिक एज है। और नियोलिथिक एज है फिर 8,000 बीसी से लेकर 3500 बीसी तक, यानी ईसा के जन्म से 8,000 साल पहले से लेकर ईसा के जन्म से 3500 साल पहले तक। तो ये लगभग आपका हो गया 4,500 साल का नियोलिथिक एज हो गया। तीनों एज का अपना अपना ट्रेडमार्क है। पैलियोलिथिक एज में हम लोगों को या इंसान जो था वो पत्थर के टूल्स इस्तेमाल करते तो थे, लेकिन वो उसको बनाते नहीं थे। जो पहले से कुछ घिसे उसे पत्थर उत्थर उनको नेचुरली मिल जाते तो उसको पिक कर लिया जाता था, उसी को हथियार के जैसा इस्तेमाल किया जाता था। तो जाहिर है चूंकि वो खुद से बनाते नहीं थे और पत्थरों को सिर्फ चुनते थे, तो उतना एफिशिएंट हथियार नहीं हुआ करते थे। तो ये इसी एज युग का पहचान है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मीजोलिथिक एज तक आते आते इंसान ने पत्थरों को दूसरे पत्थरों से मार मार के और उनको नुकीला बनाना वो लोग सीख गए थे। और हथियार छोटा हथियार जो ज़्यादा कन्वीनियंट थे यूज़ करने में वो बनाना सीख गए थे। और ऐसे हथियारों को माइक्रोलिथ बोला जाता है। माइक्रो मीन्स छोटा, लिथ मतलब पत्थर। तो मीजोलिथिक एज का ट्रेडमार्क है वो माइक्रोलिथ का यूज़ है ना, यानी छोटे एफिशिएंट और शार्प नुकीले हथियारों या औजारों का उपयोग। जब हम हथियार बोलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ शिकार के हथियार, हथियार में हर वो चीज़ हो सकता है जो इंसान डेली पर्पस में यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक चीज़ और इस युग का ट्रेडमार्क है कि इंसान ने पत्थरों के साथ साथ जानवरों की हड्डियों और उनके सींगों वगैरह का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया था औजार की तरह। नियोलिथिक एज तक आते आते इंसान अपने टूल्स को, अपने पत्थरों के जो औजारों हैं उनको ज़्यादा नुकीला, मजबूत और पॉलिश करना सीख गया था दूसरे पत्थरों से रगड़ रगड़ के। तो उनके हथियार और एफिशिएंट और ज़्यादा ये हो गए थे, मजबूत हो गए थे, या उनको कहें कि ज़्यादा इफेक्टिव हो गए थे और स्पेशलाइज्ड भी हो गए थे। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग अब वो हथियार बना सकते थे। इसी ज़माने में बो एंड एरो यानी तीर धनुष
कुल्हाड़ी, एक्स, सिकल हसुआ, स्पीयर भाला, नाइफ चाकू, ये सब का इस्तेमाल इंसान सीखा था। ठीक है, नियोलिथिक एज के समय ही इंसान ने लगभग सेटल लाइफ की शुरुआत हो गई थी, और नियोलिथिक ये जाते आते लगभग इंसान जो खत्म होते होते लगभग इंसान ने एक प्रॉपरली सेटल लाइफ जीने लग गया था। उससे पहले तक इंसान खाना बदोशों की तरह, बंजारों की तरह, घुमंतू की तरह, नोमैड्स की तरह इधर उधर घूमते रहता था, हंटर गैदरर हुआ करता था। लेकिन अब वो जो है वो एक सेटल लाइफ जीने लग गया था। प्रोबेबली इस समय तक एग्रीकल्चर भी उसने करना सीख लिया था। ठीक है, तो ये न्यूलिथिक एज के बारे में ज़्यादातर जानकारी हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया में खुदाई में मिली है। अब हम लोग पीरियड्स ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी हिस्ट्री का वो हिस्सा जिसके बारे में हमें रिटन रिकॉर्ड्स है हमारे पास। इसको कौन से युग में कौन सा मेटल का प्रयोग होता रहा है उसके हिसाब से 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। एक जिसको बोलते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड, ये वो पीरियड था जब कॉपर और स्टोन टूल साथ साथ यूज हुए थे। दूसरा होता है ब्रोंज एज, ये वो पीरियड था जिसमें कॉपर एक मेटल है और टिन एक मेटल है, उन दोनों मेटल को पिघला के उनका एक एलॉय बनाया गया जिसको ब्रोंज बोला जाता है, और उस ब्रोंज का यूज होता था, इसीलिए उसको ब्रोंज एज कहा जाता है। और तीसरा आयरन एज, जब लोहे की खोज हो गई थी और लोग आयरन के बने टूल्स को यूज करते थे। चैल्कोलिथिक लगभग 3500 बीसी से 3000 बीसी तक इसका पीरियड है। ब्रोंज एज का है 3000 बीसी से लेकर 1200 बीसी तक, और आयरन एज का है 1200 बीसी से लगभग 600 बीसी तक। ये टाइम पीरियड वैरी करता है अलग अलग जगहों के हिसाब से, ये एक लमसम लिया गया है। ठीक है, चैल्कोलिथिक में जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ 500 साल तक रहा है, ये वो पीरियड है जबकि कॉपर और स्टोन टूल्स एक साथ यूज किए जाते रहे थे। और फिर ब्रोंज एज के बारे में जैसे मैंने कहा कि कॉपर और टिन का एक एलॉय है ब्रोंज, उसका यूज होता था। ब्रोंज एज की शुरुआत सबसे पहले मेसोपोटामिया जो कि मॉडर्न डे इराक है और इजिप्ट, वहाँ पे 2 नई नई सभ्यताएं डेवलप हुई थी। मेसोपोटामिया में दजला और फरात नदी के बीच का जो एरिया था वहाँ पे डेवलप हुआ था, यानी टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर के बीच के एरिया में एक सभ्यता डेवलप हुई जिसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बोला जाता है। और इजिप्ट में नील नदी के दोनों तरफ एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई, तो जिसको इजिप्शियन सिविलाइजेशन बोला जाता है। और इंडिया में ब्रोंज एज की शुरुआत हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से, कमोबेश लगभग वही टाइम पीरियड है। ब्रोंज एज के बारे में जानने से पहले एक ये भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी मेटल जो है वो नेचर में प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी अगर हमको अल्मुनियम नेचर में चाहिए तो नेचर में अल्मुनियम कहीं नहीं पड़ा होगा, वो बॉक्साइट पत्थर में अल्मुनियम मिला रहता है, तो उस बॉक्साइट में से बाकी चीज़ों को अलग करके और अल्मुनियम को ले लेना, इसको एक्सट्रैक्शन बोला जाता है या मेटलर्जी बोला जाता है। तो उसी प्रकार कॉपर का जो एलॉय होता है उसको हेमेटाइट हेमेटाइट नहीं, जो भी बोलते हो, आयरन के शायद ये इसको हेमेटाइट बोलते हैं। तो जो उसका ओर है उसमें से आयरन को अलग कर लेना या कॉपर को अलग कर लेना, ये मेटलर्जी प्रोसेस होता है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले एनाटोलिया जो कि मॉडर्न डे टर्की है वहाँ पे हुआ था, और इसी की वजह से ब्रोंज एज सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट हुआ मेसोपोटामिया और इजिप्ट में। और ये जो टर्की एनाटोलिया का इलाका है ये ऑब्वियसली इराक से बिल्कुल बहुत करीब है, तो इसने उसको इन्फ्लुएंस किया होगा। और आयरन की शुरुआत का सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम लोगों को मिलता है वो हित्ती लोगों के द्वारा ब्लैक सी के किनारे किनारे पे मिलता है। तो अब हम लोग आगे आते हैं पीरियड्स ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री को एंशिएंट, मिडिवियल और मॉडर्न में बांटते हैं, उसके बारे में आगे अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। पीरियड्स ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का वो हिस्सा जिसके बारे में रिटन रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं। ये जो पीरियड ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री है अलग अलग जगह के लिए अलग अलग है। हो सकता है कहीं पे रिकॉर्डेड हिस्ट्री का पीरियड ईसा से 4000 साल पहले ही शुरू हो चुका हो सकता है कहीं पे ईसा के 1000 साल बाद कहीं शुरू हुआ हो, तो अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग है। हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बातें करेंगे, ठीक है। तो उसको बेसिकली बात किया जाता है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में मेनली आता है आपका वो हिस्सा जो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हो गई थी वहाँ से या लेके हर्षा के काल तक। इसमें ब्रोंज एज और आयरन एज दोनों हमारा आ गया है।
ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री आता है अरब कॉन्क्वेस्ट, यानी अरबों के सिंध पहुंचने तक से लेके उनके बाद फिर अलग अलग वंशों का मुसलमान और अरब और अफगान और ईरानी और मुगल शासकों का शासन रहा, से लेके मुगल साम्राज्य के पतन तक को मिडिवल हिस्ट्री में मानते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा आ जाता है मुगल एम्पायर का पतन से लेके अब तक। ठीक है, इसका कोई सॉलिड बेस नहीं है कि क्यों इसको एंशिएंट में डाला, इसको मिडिवल में डाला, इसको मॉडर्न में डाला, है ना। वो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग हिसाब से भी बांट सकते हैं या बांटा है उन्होंने। हम लोग इस ऐसे ये वाले क्लासिफिकेशन को लेके चलेंगे। इसको बांटने के पीछे मकसद क्या है कि ये हिस्ट्री की पढ़ाई को ऑर्गेनाइज बना देता है। जब हम लोग बांट देते हैं तब हम लोग को लिए पढ़ना आसान हो जाता है, पढ़ाने में हमारे और समझने में सुविधा होती है। तो ये हो गया। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ऐसा तो है नहीं कि बस इंसान एक दिन उठा और उसने लिखना शुरू कर दिया और हिस्ट्री लिखना शुरू किया और इतिहास के बारे में बताना शुरू किया और उस युग के बारे में सारा डिटेल देना शुरू किया। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लैंग्वेज इवॉल्व एक्चुअली कैसे हुआ। सबसे पहले जो हमारा केव मैन था, जो कि एक सवाज था, एक सैवेज था या एक जंगली इंसान था, और जिसने धीरे धीरे एक सिविलाइजेशन की शुरुआत की। तो ये जो शिफ्टिंग हुआ है एक जंगली आदमी से लेके एक सभ्य आदमी के बीच का जो चेंज है, इसमें लैंग्वेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना। और इसी ने इंसान को ये कुव्वत दी कि वो अपने विचार एक दूसरे तक व्यक्त करे और जिसकी वजह से नए नए आइडियाज़ आए, जब लोगों ने आपस में एक दूसरे से और बेहतर कम्युनिकेट करना शुरू किया, और इसी ने सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी। ठीक है, रिटन लैंग्वेज ने एक तरह से ब्रिज का भी काम किया, पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ने का काम किया। अगर ये रिटन लैंग्वेज या ये रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होता तो हम अपने हिस्ट्री और अपने प्रेजेंट को कभी उतने इफेक्टिवली रिलेट नहीं कर पाते। ठीक है, और ये अचानक से शुरू नहीं हुआ। सबसे पहले इंसान जो कि जब केव मैन था, जो कि बाकी जानवरों की तरह कुछ शब्द या कुछ आवाज़ें ही निकाल पाता था, धीरे धीरे वो उसने ढेर सारी आवाज़ें निकालने शुरू की और फिर उसने हर आवाज़ को एक मीनिंग देना शुरू किया, और इससे जो डेवलप हुआ वो एक स्पोकन कम्युनिकेशन डेवलप हुआ कि हर एक चीज़ का कुछ मीनिंग रख दिया गया। मसलन कि उसने ऐसे करना शुरू किया होगा कि जब भी वो कोई खतरा देखे तो एक खास आवाज़ पै 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 निकालता हो, या फिर जब उसको कोई चीज़ अच्छा लगा तो वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे उसने टें आवाज़ निकाला कुछ चीज़ अच्छा देख के, या अगर किसी को कहीं भोजन मिल गया और उसे अपने कबीले के बाकी लोगों को सूचना करना है तो उसने एक खास आवाज़ निकालना शुरू किया होगा। तो यहाँ से वो स्पोकन कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। यही स्पोकन कम्युनिकेशन बाद में रिटन लैंग्वेज का रूप लिया। ठीक है, ये स्पोकन कम्युनिकेशन धीरे धीरे उसने हर आवाज़ के लिए या हर आइडिया को डिपिक्ट करने के लिए एक पिक्चर बनाना शुरू किया। मसलन अगर उसको ये दिखाना है कि एक नदी है जिसके किनारे बहुत फल है, तो फिर उसने अपने केव में उसकी तस्वीर उकेरनी शुरू की कि इधर नदी है, यहाँ पे फल है, इस तरह से। और ये एक पिक्चर था, ये कंप्लीट एक पिक्चर बनाने की कोशिश की जाती थी। फिर इसी ने धीरे धीरे और डेवलप रूप लिया कि अगर नदी है तो उसको नदी को पूरा नदी ही बनाना जरूरी नहीं है, उसको किसी एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, मसलन अगर कोई आदमी किसी आदमी को दिखाना तो एक आदमी की पूरी तस्वीर बनाने की जगह, या किसी राजा को दिखाना है तो उसकी पूरी तस्वीर बनाने की जगह एक सर बना दिया, दो पैर बना दिया, दो हाथ बना के कुछ इस तरह से एक डिपिक्शन कर दिया जो एक इंसान की तरह दिखता हो, और उसके सर पे एक ताज रख दिया राजा को डिपिक्ट करने के लिए, या लड़की को डिपिक्ट करना है तो बाल लंबे कर दिए, लड़का को डिपिक्ट करना है तो बाल छोटे कर दिए। यानी उसने अपने हर विचार को व्यक्त करने के लिए एक तस्वीर का सहारा लिया, जो कि सिंप्लीफाइड तस्वीर था, उतना डिटेलिंग तस्वीर नहीं था, और इसको आइडियोग्राफ का नाम दिया गया। यानी अभी वो पिक्चर राइटिंग थोड़ा और कॉन्साइज और क्रिस्प हुआ, आइडियोग्राफ बना। और बाद में ये जो आइडियोग्राफ है, इसी ने प्रत्येक आवाज़ के लिए एक सिंबल को जन्म दिया है कि अगर मुझे खतरा बताना, खतरा के लिए जो टेंटे आवाज़ है तो उसको एक पर्टिकुलर सिंबल दे देते हैं, इसको इससे मानते हैं। और धीरे धीरे इसी ने फोनेटिक्स का को जन्म दिया, जहाँ पे प्रत्येक आवाज़ के लिए एक अक्षर हम लोगों ने तय कर लिया प्रत्येक, और इस तरह से अलग अलग लैंग्वेज डेवलप हुए। तो आइडियोग्राफ ने फोनेटिक और फिर फाइनली अल्फ़ाबेट का जन्म हुआ, और फिर अल्फ़ाबेट ने मिलके शब्दों को बनाया, शब्दों ने मिलके
सेंटेंसेस को बनाया और इस तरह से एक रिटन लैंग्वेज इवॉल्व हुआ। रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, किसी भी जगह का जो आबो हवा, वहाँ का खान पान रहन सहन, या वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु, या वहाँ के फिजिकल फीचर्स कैसे उस जगह की हिस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में स्लाइड में जानेंगे। ठीक है। ज्योग्राफी बेसिकली ह्यूमन अपीयरेंसेस को अफेक्ट करता है, ह्यूमन एक्शंस को अफेक्ट करता है और सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, ऐसी जगह के लोग जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ पे बहुत कम सूरज निकलता है या सूरज की रोशनी उतनी तेज नहीं होती, तो वहाँ के लोग ऑब्वियसली सूरज में कम निकलेंगे तो उनका जो स्किन कलर है वो कम टैन होगा, तो वहाँ के लोग थोड़ा लेस डार्क होंगे बजाय इसके उन जगह के लोगों के जहाँ धूप बहुत कड़ी पड़ती है, तो वहाँ के लोग ऑब्वियसली ज़्यादा डार्क कलर के होंगे। ये बोथ वेज है, मतलब कि सूरज की गर्मी की वजह से वो काले हो गए हैं और काले ने उनको सूरज की गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त करने की कुव्वत भी दे रखी है। तो ये दोनों चीज़ें, तो ज्योग्राफी अफेक्ट करता है किसी भी जगह के ह्यूमन अपीयरेंसेस को कि वो कैसे दिख रहे हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पे जो लोग पहाड़ों के करीब रहते हैं तो वो थोड़ा लंबे कद के होंगे क्योंकि उनका फिजिकल बिल्ड स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। तभी वो पहाड़ जैसी मुश्किल जगहों में अपना गुजारा कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली उनके एक्शंस भी फिर प्रभावित होते हैं और फिर उनकी पूरी सोसाइटी या उनका पूरा कबीला का रहन सहन भी प्रभावित होता था। तो ज्योग्राफी इन सब चीज़ों को अफेक्ट करता है। उसके अलावा नेचर का जो काम है वो अचानक से ओवरनाइट का भी नहीं होता है, तो स्लोली कोई भी चेंजेस बहुत स्लोली और ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। तो वो जो स्लो चेंज होता है उसको ज्योग्राफी प्रभावित करता है। उसके अलावा जो इंसान का चरित्र है, इंसान का ये जो सोच है, इंसान का क्रियाकलाप है, इंसान का करना धरना है, वो भी ज्योग्राफी की वजह से कॉन्स्टेंटली रीमॉडल होते रहता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई इंसान नदी किनारे रह रहा है जहाँ उसको आसानी से पानी फराहम है, पानी उसको अवेलेबल है, तो उसको पानी की उतनी कदर नहीं है। लेकिन वही आदमी जब किसी मजबूरीवश किसी पहाड़ी इलाके में चले गया या ऐसे इलाके में चला गया जहाँ पानी की कमी है, तो अपने आप कम पानी में गुजारा करना सीख लेता है। तो ये भी इस एग्जाम्पल से भी समझ में आता है कि ज्योग्राफी जो है ह्यूमन कैरेक्टर को भी रीमॉडल करते रहता है। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इंग्लैंड देखते हैं तो इंग्लैंड के इतिहास में हम लोग देखेंगे कि इंग्लैंड को बहुत कम बाहरी आक्रमणकर्ताओं का सामना करना पड़ा, इसलिए कि पूरा का पूरा इंग्लैंड एक आइलैंड कंट्री है और पूरा का पूरा इंग्लैंड चारों तरफ सी से घिरा हुआ है। तो जब तक के नेवल वारफेयर शुरू नहीं हो गया, यानी बड़े बड़े जहाज़ों की स्थापना या खोज नहीं हो गई, तब तक इंग्लैंड एक तरह से हर तरह के आक्रमण से बचा रहा। इसके विपरीत अगर हम लोग देखते हैं तो पंजाब हमारे इंडिया का वेस्टर्न फ्रंटियर रहा है और बाहरी आक्रमणकारी जितने भी आए पंजाब के रास्ते ही इंडिया आए, क्योंकि बाकी जो साउथ वाला जो पोर्शन है 3 साइड से हमारा इंडिया पानी से घिरा हुआ है, तो वो 3 साइड से आक्रमण करने का सवाल कम था। तो जो भी इंडिया में आ सकता था वो नॉर्थ साइड से ही आता था और इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट रीजन पंजाब है। तो इस वजह से पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी जगह ने बाहरी आक्रमणकारियों को झेला है तो वो पंजाब है। ठीक है। इसके अलावा हर वो इलाका जहाँ पे मानसून है या फिर नॉर्दर्न सब ट्रॉपिकल मानसून एरियाज हैं, वो वहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है। इसकी वजह से वेजिटेशन भी अच्छा है, पेड़ पौधे अच्छे हैं, फसलें भी अच्छी हैं। तो ये वो एरिया है जो ट्रेडिशनली हमेशा से खुशहाल रहे हैं और इसी वजह से दूर दूर से मिडिल ईस्ट से, सेंट्रल एशिया से और तमाम तरह की रेगिस्तानी इलाकों से या सूखे इलाकों से पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में लोग इंडिया की तरफ कूच किए हैं। ठीक है। एक और इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो ये देखेंगे कि जो रिवर वैली सिविलाइजेशन है, जितने भी सिविलाइजेशन, चाहे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, चाइनीज़ हो या फिर मिस्र की सभ्यता हो, चाहे फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, शुरुआती जितने भी सिविलाइजेशन है सभी कोई ना कोई रिवर के किनारे पे डेवलप हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली रिवर के पास थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टिग्रिस और यूफ्रेट्स के बीच में थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन नील नदी में थी, चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंग हो नदी के किनारे थी। तो ये सब रिवर वैली सिविलाइजेशन, इसका मुख्य वजह ये है कि रिवर जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पानी की सुविधा होगी, एग्रीकल्चर करना आसान होगा, लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरत का पानी ईजिली अवेलेबल होगा और उपजाऊ भूमि भी होगी।
तो इस वजह से डेवलप हुआ। तो इससे पता चलता है कि ज्योग्राफी किस कदर हिस्ट्री को अफेक्ट करता है। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर ज्योग्राफी का अफेक्ट देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले इंडिया के बिल्कुल नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्दर्न साइड में हिमालयाज़ हैं जो काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं, और इसीलिए हिमालयाज़ एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह, एक सुरक्षा कवच की तरह हमेशा इंडिया के लिए इस्तेमाल होती है, इंडिया के लिए काम किया है, ताकि बाहरी आक्रमणकारियों से इसने रक्षा की है। इसके अलावा चीन की तरफ से जो ठंडी हवाएं गोबी डेजर्ट से आती हैं उसको हिमालय ने रोक के रखा है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो गोबी डेजर्ट की तरफ से चलने वाली ठंडी हवाएं ने पूरे इंडिया को भी एक कोल्ड डेजर्ट में तब्दील कर दिया होता। तो हिमालयाज ने और इस जब ऐसा रहता तो फिर भारत की भूमि उतनी उपजाऊ नहीं होती, तो भारत में अब विदेशी आक्रमणकारी या बाहरी लोग कम आके रहते हैं और यहाँ एक सभ्यता प्रॉपर वैदिक कल्चर जो डेवलप हुआ, या फिर बाद में जो अरब के लोग आए, ये सब बहुत कम हुआ होता। ठीक है। दूसरी बात है कि हिमालय में भी जब हम लोग देखेंगे तो हिमालय में या फिर हिंदू कुश और स्वेमान की पहाड़ियों में, यानी कि पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान का एरिया है वहाँ पे पेशावर से काबुल को कनेक्ट करते हुए, या फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को अफगानिस्तान से कनेक्ट करते हुए 2 पास हैं, खैबर पास और बुलंद पास, यानी पहाड़ के बीच में ऐसे दर्रे हैं जहाँ से बाहरी लोग इंटर कर सकते हैं इंडिया के अंदर। तो इसने भी इंडिया के हिस्ट्री को सेव किया। अगर ये पास नहीं होते तो पूरा उधर नॉर्थ का एरिया जो पहाड़ी इलाका था, ये पूरी तरह से बाहरी आक्रमणकारियों को रोक कर रखता और इंडिया का हिस्ट्री कुछ और ही होता। इसके अलावा इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सब बहुत ही फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल प्लेन्स है, नदी है, पानी की इफरात है, प्लस उपजाऊ ज़मीन का इफरात है। तो यहाँ पे खूब हरियाली थी, फसलें हो सकती थी। तो ये इसने एक तरह से सिविलाइजेशन के लिए क्रेडल का काम किया, गोद का काम किया। और इतिहास में वर्षों वर्षों से लोग दूसरे जगहों से इंडिया में आके बसने की कोशिश करते रहे, सिर्फ इन्हीं सब नदियों की वजह से। तो यहाँ पे फिर एक बार देख रहे हैं कि ज्योग्राफी इंडिया के हिस्ट्री को अफेक्ट कर रहा है। एक और एग्जांपल दिल्ली का लेते हैं। ये दिल्ली बिल्कुल गैंगेटिक प्लेन के नॉर्थ में बसा हुआ है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक सिटी हो जाता है। तो इस वजह से दिल्ली पे कब्जा करने का हमेशा लोगों ने कोशिश किया, और इसी वजह से दिल्ली ने खूब सारे आक्रमणों को और खूब सारी लड़ाइयों को भी देखा है। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखते हैं कि इंडिया के नॉर्दर्न साइड में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब आर्यन लोग आए और उन्होंने एक वैदिक कल्चर, वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप किया नॉर्दर्न इंडिया में, तो इसके असर से हमारा साउथ इंडिया काफ़ी हद तक अछूता रहा, अफेक्टेड नहीं हुआ, इस वजह से कि पूरे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को बिल्कुल एक विंध्याचल की पहाड़ी बिल्कुल डिमार्केट कर देती है, दोनों को अलग अलग कर देती है। तो आर्यन लोग इन विंध्याचल की पहाड़ियों की वजह से विंध्याचल पार करके साउथ इंडिया की तरफ नहीं गए, और आर्यन कल्चर एक नॉर्थ में प्रीडोमिनेट रहा, जबकि साउथ का जो एरिया था वो बिल्कुल द्रविडियन कल्चर को, उसने अपने द्रविडियन कल्चर को बिल्कुल बचाए रखा। अगेन हम देख रहे हैं कि ज्योग्राफी इंडिया के हिस्ट्री को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहा है। और ये सारे चेंजेस होने के बावजूद हम देखते हैं कि पूरा इंडिया अलग अलग वक्तों में अलग अलग उनका इंडिया का एक अलग अलग नक्शा रहा है। कभी पूरा इंडिया एक राज्य, एक शासक के अंदर आ गया, कभी पूरे भारतवर्ष में कई छोटे छोटे शासक हो गए। इन सब के बावजूद पूरा एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तरह तरह की डाइवर्सिटी के बावजूद एक अनोखी तरह की यूनिटी है, क्योंकि ये एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हिमालयाज और फिर 3 तरफ से समुद्रों ने घेर के इस एक लैंड मास को एक अलग लैंड मास, एक अलग कंट्री का शक्ल एक तरह से ऐतिहासिक रूप से ही दे रखा था। तो इसलिए ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी आया है। अब हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री को जानने के क्या क्या सोर्सेज हैं। एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं जो कि अनरिटन सोर्सेज होते हैं, यानी कि हिस्ट्री के बारे में वो बातें जो खुदाई करके मालूम हो। जगह जगह ज़मीन को खोद के कई तरह के मोन्यूमेंट्स बरामद हुए, कॉइन्स बरामद हुए, मूर्तियाँ बरामद हुई, उससे साइंटिस्ट डिड्यूस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त का जीवन कैसा रहा होगा। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज
या तो कभी कभी बाई चांस डिस्कवर हो जाते हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्कुल बाई चांस डिस्कवर हो गया था। एक बार को एक इंजीनियर वो जो आज का इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला एरिया वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ के जो लोकल ग्रामीण हैं एक गांव के, वो लोग ईटा वगैरह बनाते नहीं हैं, पास के ही एक जगह से बहुत सारा उनको बना बनाया ईटा मिलता है, वहीं से वो लोग ले आते हैं। बाद में जब उस जगह की खुदाई की गई तो बहुत सारे ईंटे बहुत सारे मकान निकला गया और पता चला कि यहाँ पे तो किसी बहुत ही पुरानी सभ्यता के निशान बाकी रह गए। तो ये बाय चांस डिस्कवरी था। और कभी कभी इतिहासकार लोग अपनी अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप या अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर कहीं कहीं जानबूझ के खुदाई करते हैं ताकि और भी डिटेल पता चले। ठीक है। हाँ, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? इंस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, यानी गढ़ के लिखना या किसी चीज में गढ़ा गढ़ा के या इंस्क्राइब करके गहराई से कुछ खोद के लिखना। ये इंस्क्रिप्शंस कहाँ हो सकते हैं? पत्थरों पे हो सकते हैं, पिलर्स पे हो सकते हैं, गुफा की दीवारों पे थे, जो किले हैं उनके दीवारों पे हो सकते हैं, महलों पे थे, मंदिरों में खुदाई करके काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं, कुछ तस्वीरें बनी रहती हैं, क्ले और कॉपर के टैबलेट्स हैं उन पे कुछ खुदाई है। तो ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आता है। जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में अगर आप बात करें तो अशोका का इंस्क्रिप्शंस, अशोका के राजकाज के बारे में सबसे ज़्यादा अगर हमें कुछ मालूम है तो अशोका ने जो अपने पिलर्स में इंस्क्रिप्शंस कराया उसके द्वारा मालूम चला है। उसके अलावा अच्छा, ये इंस्क्रिप्शन को आप बेसिकली रिटन सोर्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी तो कुछ लिखा हुआ, भले कागज में या एक किसी पन्ने के शक्ल में ना हो पर लिखित है, तो इसको रिटन सोर्स पे लिख सकते हैं। खुदाई में और क्या बरामद होती है? मॉन्यूमेंट्स बरामद होते हैं, बिल्डिंग्स बरामद होते हैं। बिल्डिंग्स में भी टेम्पल हो गए, फोर्ट्स हो गए, महल हो गए, स्तूप हो गए, यानी बुद्ध टेम्पल हुआ, रिहायशी इलाका हुआ, ये सब आते हैं। इसके अलावा सिक्कों, सोने के, चांदी के, कॉपर के, निकल के सिक्कों से भी बहुत कुछ पता चलता है। जैसे समुद्रगुप्त के काल के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी उसके सिक्कों से पता चला है। कई सारे सिक्के जिसमें समुद्रगुप्त ने अपने आप को अलग अलग तरीके से चित्रित करवाया है। कहीं पे वो गिटार बजा रहा है जिससे पता चला कि वो संगीत प्रेमी था, कहीं पे वो तलवार लिए हुए तो जिससे पता चला कि वो बहुत बड़ा वॉरियर भी था। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा खुदाई में और कैसी चीज़ें निकलती हैं? पॉट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, यानी बर्तन निकलते हैं, मूर्तियाँ निकलती हैं, पेंटिंग निकलते हैं, डेली यूज़ के आर्टिकल्स निकलते हैं, स्केलेटन हड्डियाँ निकलती हैं जानवरों की, इंसानों की, और औजार निकलते हैं। तो ये सब खुदाई करके ये सारी चीज़ें बरामद हो सकती है, जिससे हिस्टोरियंस पता लगाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बोल रहा था कि इंस्क्रिप्शंस बेसिकली रिटन चीज़ें हैं, इंस्क्रिप्शंस रिटन सोर्सेज हैं। फिर मैंने इन्हें आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्यों लिखा है? वो इस वजह से कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो हैं खुदाई करने के बाद मिले हैं, इसीलिए यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्स में भी उसको डाल दिया गया है, ठीक है। और केव पेंटिंग्स, बहुत सारा कुछ, केव पेंटिंग्स भी एक सोर्स है। दूसरा आ जाते हैं लिटरेरी सोर्सेज या रिटन सोर्सेज, उसको दो भाग में बांट देते हैं। एक बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स, एक बोलते हैं रिलीजियस लिटरेचर, दूसरा बोलते हैं सेक्युलर लिटरेचर। मैन्यूस्क्रिप्ट्स होता है यानी कि हस्तलिखित, यानी आज का ज़माना जैसा तो उस वक्त था नहीं कि कंप्यूटर से टाइप कर दिया या टाइपराइटर से टाइप कर दिया या प्रिंटिंग प्रेस में टाइप करवा के कई कॉपी निकाला गया। तो पहले ज़माने में नॉलेज को प्रसार हैंड रिटन होता था, और पेज जिस समय तक नहीं डेवलप हुआ था तो लोग भोज के पत्तों में या फिर पाम लीव्स में लिखा करते थे। तो उनको वो ऐसे हस्तलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। ये दो तरह से होते हैं, रिलीजियस लिटरेचर हो सकता है, सेक्युलर लिटरेचर हो सकता है। रिलीजियस लिटरेचर यानी किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई जानकारी। उदाहरण के तौर पे हिंदुइज्म के हिंदू धर्म से रिलेटेड लिटरेचर में वेद आ गया, रामायण आ गया, महाभारत आ गया, गीता आ गया, पुराण आ गया। और जातक टेल यानी बुद्धिज्म से रिलेटेड आ गया, ठीक। और सेक्युलर लिटरेचर में बेसिकली किंग्स की या फिर पॉलिटिक्स की, सत्ता का कहानी, या कभी कभी दवाइयों के बारे में या साइंस के बारे में जो कुछ भी लिखा गया वो सब सेक्युलर लिटरेचर में आता है। ये स्टोरीज हो सकते हैं, पोएम्स हो सकते हैं, नाटक हो सकते हैं, जीवनी हो सकती है राजाओं की, या फिर जो कभी कभी एक देश से दूसरे देश फॉरेन ट्रेवलर्स आते थे एक देश के इतिहास, एक देश के कल्चर को समझने के लिए, और वो अपना अकाउंट लिख के जाते थे।
तो वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को जानने का। ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स में मेगास्थनीज हैं, फाहियान हैं, वेनसांग हैं, ये सब लोग अलग अलग जगह से इंडिया में आए थे और दूसरी जगहों पे भी गए थे इतिहास के बारे में जानने के लिए। मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज़्यादा देर तक संभल के नहीं रख सकता, क्योंकि इंसेक्ट्स खा जाते हैं, बारिश आंधी में बर्बाद हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत सारे पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स हम लोगों को एज इट इज़ मिले हैं, प्रिजर्व फॉर्म में मिले हैं, खास करके टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में, यानी जी क्या उसको बोलते हैं, जहाँ पर रिलीजियन की पढ़ाई होती हो, ऐसे विद्यालयों में बहुत सारी चीज़ें मिली। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं फाइनल लैंग्वेजेस। लैंग्वेज जो सबसे ओल्ड लैंग्वेजेस हैं वो संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, सॉरी संस्कृत है, प्राकृत है और तमिल है। संस्कृत का ही थोड़ा सा चेंज रूप है, वो फिर प्राकृत कहलाया, उसी प्राकृत से पाली डेवलप हुआ, पाली से अपभ्रंश, अपभ्रंश से फिर फाइनली खड़ी बोली हिंदी का डेवलप हुआ। और ये खड़ी बोली हिंदी जब पर्शियन लोग इंडिया में आए तो खड़ी बोली हिंदी जब मिक्स हुई फारसी भाषा से तो उर्दू का जन्म हुआ। तो ये सब काफ़ी न्यू लैंग्वेजेस है, हिंदी भी न्यू लैंग्वेज है, अपभ्रंश भी न्यू लैंग्वेज है। जो सबसे पुराने लैंग्वेजेस इंडिया के हैं वो संस्कृत, प्राकृत और तमिल। तमिल के साथ साथ कन्नड़, तेलुगु वगैरह भी, ये सब साउथ इंडिया के जो लैंग्वेजेस हैं वो नॉर्थ इंडिया के लैंग्वेजेस से काफ़ी पुराने हैं, सिवाय संस्कृत को छोड़ के। संस्कृत और तमिल लगभग एक जितनी पुरानी लैंग्वेजेस हैं। थैंक यू।